बता दिया गया है। अब ऐसे में सर कई सारे सवाल ये भी आए हैं कि नवंबर वो महीना होता है, नवंबर दिसंबर, जहाँ बहुत लोग की शादी होती है, तो बिजी भी होते हैं, तो कहते हैं कि कहाँ खरीदारी कर ली जाए। जिस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएट होते हुए नजर आए थे, तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग के सवाल है कि नवंबर में अगर शादी है तो खरीदारी करने का मौका तब मिलेगा या अभी करके रख ले। क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया, कभी भी शादी ब्याह ऐसे फंक्शन है, डोंट स्पेकुलेट कि नीचे आएगा तो मैं लूंगा, बिकॉज वी डोंट नो, वी कांट प्रेडिक्ट ट्रम्प क्या बोलने वाला है। तो मेरा मानना है कि एक शादी में 6 महीना है, हर महीने थोड़ा थोड़ा ले लो, तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी कि हाँ भाई मुझे कुछ मिलना था नीचे, और अगर बढ़ भी गया तो आप बोल भी पाओगे हाँ मैंने नीचे के भाव में थोड़ा बहुत ले तो लिया था। तो मेरे हिसाब जी। से घर में अगर शादी ब्याह भाव मत देखिए, आप ले लीजिए। हाँ, नीचे में थोड़ा सा 1,15,20,000 का लेवल मिल जाए तो बहुत ही बेटर है। बट उसको एसआईपी के माध्यम से, अगर आपको लाख रुपए का भी सोना लेना है तो आप 20-20,000 का एवरी मंथ भी लोगे, तो आपका अगस्त सितंबर तक एटलीस्ट एक एवरेज आउट बाइंग में आ जाएगा। चलिए, तो आपके घर में नवंबर में शादी थी, तो आप इस सलाह को देख करके चलिए, थोड़ा थोड़ा खरीदारी करके चलने की सलाह आपको दी गई है। नेक्स्ट शुभम सिंह जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर 235 में इन्होंने जो है चांदी खरीदी थी, तो वही रेट्स जो हमें देखने को मिल रहा है, तो अभी बने रहने की सलाह रहेगी आपकी चांदी के अंदर? अगले 2-3 दिन के लिए तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए इनको। 235 में लिया हुआ है, वही भाव चल रहा है। 229 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 245 तक भी मिले तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। टाइमिंग मुझे लगता है, देखिए आप चार्ट पे भी रेड कैंडल्स के बाद पहली ग्रीन कैंडल है, तो थोड़ा बहुत बाउंस तो बनता ही है। तो मुझे लगता है कि करीबन 244 से 245 का एक शॉर्ट टर्म जंप देखने मिलेगा, वहां पे बुक कर। चलिए, और सर ईटीएफ्स में भी हम समझना चाहेंगे कि एंट्री लेवल्स आप कहाँ पर देख रहे हैं सोने चांदी दोनों में ही? मेरा मानना है, देखिए मैं ज्यादा तेजी में नहीं हूँ एज ऑफ नाउ, तो आपको एसआईपी ही करके चलना चाहिए ईटीएफ के अंदर भी। उससे होगा क्या, अगले 4-6 महीने में मार्केट में जो गिरावट या बॉटम भी बनेगा ना, एटलीस्ट आप इन्वेस्टेड रहोगे। देखिए अब यहाँ से कोई बड़ा नहीं फॉल है, तो 27% गोल्ड टूट चुका है और 10% टूट जाएगा, लेकिन 36-40 से ज्यादा का फॉल नहीं। अगर मैं यहाँ से 1,40,000 में 15,000 रुपए के भी फॉल पकड़ लेता हूँ, तो मैक्सिमम क्या आएगा, 1.25 लाख आएगा। लेकिन चलिए मैं 1,20 तक पकड़ के चलता हूँ, तो वर्स्ट इनके 10-12% से ज्यादा का फॉल नहीं है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर आपको लेना ही है तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए, फेज मैनर में कीजिए, छोटा छोटा करके। बट करंट लेवल भी मुझे लगता है जब आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो कर लेना चाहिए। ओके, आशु जी हमारे प्राइम दर्शक हमारे कह रहे हैं कि सर सिल्वर में शॉर्ट टर्म कर सकते हैं या फिर लॉन्ग? उसको देखने का अच्छा तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब बाउंस दिख रहा है जो 70 से 75 के रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो ऊपर जाता है तो हम गोल्ड में तेजी ज्यादा देखते हैं सोने के मुकाबले, सॉरी गोल्ड में तेजी देखते हैं चांदी के मुकाबले। तो यहाँ पे मुझे लगता है इंडस्ट्रियल स्लो डाउन, एनर्जी क्राइसिस है, ये चांदी को थोड़ा सा दबा सकती है। तो टाइम पे मेरा प्रेफरेंस सोने में ज्यादा रहेगा। सोना यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा स्टेबल और पॉजिटिव रहेगा एज कम्पेयर टू सिल्वर। चलिए, तो यहाँ पर जो है गोल्ड को लेकर के आउटलुक ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सर आपने कच्चे तेल को भी यहाँ पर अपने स्टार्टिंग कमेंट्री में मेंशन किया। हम आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर हम कच्चे तेल की बात करते हैं तो क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए क्रूड ऑयल में? देखिए कच्चे तेल की अगर मैं बात करूं तो इस बार सप्लाई बहुत अच्छी है। यूरोप, यूएस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, मिडिल ईस्ट प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, रशिया प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, तो भाव तो टूटना चाहिए। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है और इस बार का जो कंसर्न है वो सप्लाई को लेकर के, स्टेट ऑफ हॉर्मोज से कैसे निकलेगा माल, एंड इसी के चलते ये तेजी आई है। टाइमिंग अगर ये सीज फायर हो जाती है तो एक रिलीफ मिलेगा। बट अभी भी आप देखिए जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, पोर्ट को जो क्षति पहुंची है इस युद्ध में, उसको री रिप्लेस करने में समय लगेगा। जैसे कतार ने भी कहा कि कम से कम 5 साल लग जाएगा, ये 70% का जो बिग ब्लो आया है। तो मुझे लगता है कच्चे तेल में एक बार रिलीफ आ रहा है, बट जब तक प्राइसेस 8,000 के नीचे वीकली क्लोज नहीं करता है, 8,000 से लेकर 9,500 का एक जोन रहेगा। बट हाँ, एक तरह से जो हवा बन रही थी फर्स्ट डे, उसके बाद मार्केट थोड़ा थम सा गया है। तो मुझे लगता है एक बार तो ये रेंज में ही रहेगा। हाँ, अब ये देखना है कि ये बैठक का आउटकम क्या आएगा, वो आगे की रणनीति डिसाइड करेगा। बट टाइमिंग अपसाइड है, अभी भी कुछ भी कंसर्न्स रहेगा तो वापस भाव में तेजी बन जाएगी। चलिए, और यहाँ पर कतर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट, यहाँ पर अगर हम बात करें एनर्जी क्राइसिस जो हमें यहाँ पर देखने को मिली है, सप्लाई कॉन्स्टेंट जो है एनर्जी का भी काफ़ी
दिक्कत दी है लोगों को यहाँ पर। अब प्रोडक्शन की बात करें तो इजिप्ट के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बताया है कि एक नया नेचुरल गैस डिस्कवरी देखी गई है वेस्टर्न डेजर्ट में। सर आपको लग रहा है कि यहाँ से जो है एक सप्लाई बढ़ाने में हेल्प करेगा ये? देखिए ये लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बहुत अच्छा स्टेप है। हमने देखा, हमने विंड एनर्जी, अल्टरनेट, रिन्यूएबल सब पे काम किया है। बट टाइमिंग अगर हम बात करें तो हमारी एसओएस है, जो इमीडिएट जो सप्लाई हमारी आ रही है, वहाँ पे बाधिता आई हुई है, जिसकी वजह से तेजी। और ये नेचुरल गैस जो अभी हम देख रहे हैं, M6 में जो ट्रेड है वो यूएस गैस है, तो उसको देखिए आज यूरोप में गैस के भाव इतने तेज हुए, इस पे फर्क नहीं पड़ा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि इंडिया में सब जगह पे अभी जो डिपेंडेंसी है वो एलएनजी पे ज़्यादा रहेगी, और यूरोपियन गैस की भी जो डिमांड है वो स्लोली एंड स्टडी अप्रैल से बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एनर्जी के प्राइसेस में स्टेबिलिटी रहेगी, बट थोड़ा थोड़ा पॉजिटिवनेस के साथ ही ट्रेड। चलिए, तो यहाँ पर सर नेचुरल गैस में हम ये समझना चाहेंगे कि एंट्री लेवल्स आप कहाँ पर देख रहे हैं? आज 25 मार्च है, मुझे लगता है टेम्पररी थोड़ी बहुत गिरावट रह सकती है। जो 2.65 2.62 तक का लेवल मैक्सिमम डाउनसाइड दिख रहा है यूएस गैस का, क्योंकि अप्रैल ऑनवर्ड्स हम देखेंगे जितने भी इन्वेंट्रीज है वहां पे रिफिलिंग का काम यूरोप में आ जाएगा, जिसकी वजह से गैस की डिमांड बढ़ेगी। तो टाइमिंग तो मुझे लगता है 270 वैसे तोड़ना नहीं चाहिए, बट 262 264 का लेवल आता है, लेके चलिए। 255 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड है, बट 285 से 290 का लेवल दिखेगा। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगले महीने से बाइंग करके चलना चाहिए। चलिए, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए नेक्स्ट मंथ आप कंसीडर करके चल सकते हैं। एक आखिरी सवाल यहाँ पर और ले लेते हैं। इनका सवाल है सर गोल्ड को लेकर के, कह रहे हैं फिजिकल गोल्ड इन्होंने 143 में खरीदा था, तो अभी होल्ड करें या फिर सेल कर दें? फिजिकल फॉर्म में काफी खरीदारी करने की। फिजिकल फॉर्म में लिया तो मुझे लगता है इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। टेंशन मत कीजिए, लीजिए। हाँ, और हो सकता है 20,000 रुपये नीचे मिल जाए, एवरेज आउट कर लेना। बिकॉज यहाँ से मुझे बड़ी तेजी भी नहीं है, तो हाँ मंदी है यहाँ से, लेकिन मैंने वो लेवल बता दिया है कि 1.15 1.20। तो यहाँ पे थोड़ा कम कर लीजिए आपके कॉस्ट के ऊपर। अगले 2-4 दिन में अगर आता है और फिर नीचे में 1.20 तक मिलता है तो वहाँ पे ऐड कर लीजिए। बट 2 साल की बड़ी तेजी के बाद डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसी ही तेजी आगे भी चलेगी। हवा बनेगी, लड़ाई होगी, ये सब होगी, बट मार्केट उस चीज को डिस्काउंट कर गया। मेरे प्रेफरेंस है कि 1.15 1.20 का लेवल मिले, वो एक लेवल रहेगा अच्छा लेने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए ठीक है, तो आप इन लेवल्स पे जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोने और चांदी में खरीदारी करके चल सकते हैं। अब देख लेते हैं पोलिंग रिजल्ट क्या निकला है। सवाल था सोने और चांदी में अभी किस में बेहतर मौका आपको दिख रहा है, गोल्ड या सिल्वर, दोनों में ही, या फिर अभी आप वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं? 46% वोटिंग जो है गोल्ड की तरफ है, 23% सिल्वर की तरफ। दोनों में ही अच्छे मौके जो है वो 14% लोगों का नजरिया यहाँ देखने को मिला है, और 17% लोग कह रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच की तरफ रुख ज्यादा बेहतर लग रहा है। अजय सर, आपका नजरिया और आपका वोट किस तरफ है? देखिए मुझे तो लगता है अभी तो मार्केट फ्रैंकली कभी कभी बोलते हैं ना, रुकना भी चाहिए। तो मुझे लगता है अगले 2 दिन थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे तो थोड़ा करेक्शन वापस आता हुआ दिखता है। चलिए, तो वेट एंड वॉच जो है यहाँ पर सर का वोट वेट एंड वॉच की तरफ जाता हुआ नजर आया है। स्ट्रैटेजी आपको बताई है सर ने कि किन लेवल्स पर आपको खरीदारी करके चलनी है, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी है। थैंक यू सो मच अजय सर, हमारे साथ सभी सवालों के जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर प्लीज। देखिए रुचि, आज हमने वैसे सोने चांदी की बात की है। डेरिवेटिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। जैसे आप इक्विटी में ट्रेड करते हो थोड़ा रिस्क रहता है, वैसे ही कमोडिटी में भी रहता है। तो एक स्टॉप लॉस लगाइए और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें ट्रेड करें। चलिए, तो यहाँ पर आपको वित्तीय सलाहकार की सलाह लेते हुए जरूर चलना है।